हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी ज़िंदगी में वो कर रहे होंगे जिससे कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। बेहतर कुछ करने के लिए कुछ बेहतर ही कर रहे होंगे। तो आज मैं आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जिसका नाम है प्यूपेरियल सेप्सिस। तो आप सभी जानते हैं ना कि प्यूपेरियल सेप्सिस आज का कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है। जो फीमेल हैं आफ्टर डिलीवरी मोस्टली हम उनमें देख सकते हैं कि उनको प्यूपेरियल सेप्सिस हुआ है। तो आइए हम जानते हैं कि प्यूपेरियल सेप्सिस होता क्या है। फर्स्टली वी हैव टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो a postpartum infection is a suspected when the woman develops a fever of 100.4 Fahrenheit or 38 degrees Celsius or greater on two consecutive occasions at least 6 hours apart during the first 10 days postpartum, but not including the first hours. Various microorganisms are responsible like Streptococcus, Staphylococcus, Escherichia coli and Chlamydia. तो बच्चे जो पोस्टपार्टम इन्फेक्शन है, एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि डिलीवरी के बाद एराइज होता है। तो प्यूपेरियल सेप्सिस का मतलब होता है कि इन्फेक्शन होता है जेनिटल एरिया में फीमेल की, जो कि डिलीवरी के बाद होता है। इसमें क्या है कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा हो जाता है और वहाँ पे रेडनेस एंड स्वेलिंग हम देख सकते हैं। तो मोस्टली इसको हम डिलीवरी के 6 घंटे बाद और 10 दिन पहले ज़्यादा ही देखते हैं, जितना कि हम उसके पहले या उसके बाद कम ही देखने को हमें मिलता है। तो इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनकी वजह से प्यूपेरियल सेप्सिस होती है। अभी हम देखेंगे कुछ टर्म हैं, कुछ टर्म के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे कि प्यूपेरियम क्या होता है। तो प्यूपेरियम इज़ अ पीरियड, राइट। तो ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें कि क्या है कि फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग विच द बॉडी टिश्यू स्पेशली द pelvic organ revert back approximately to the non-pregnant state both anatomically and physiologically। तो प्यूपेरियम एक पीरियड होता है जो कि चाइल्ड बर्थ के बाद होता है। इसमें क्या है कि जो बॉडी टिश्यू होती हैं, मोस्टली जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं, वो अपने नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में, जैसे कि प्रेगनेंसी के पहले थे वैसे ही वो अपने पोजीशन में आ जाते हैं, एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली बोथ। नेक्स्ट विल सी अबाउट द प्यूपेरियल सेप्सिस। तो प्यूपेरियल सेप्सिस क्या होता है? एन इन्फेक्शन ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट विच अकर्स एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीवरी इज टर्न प्यूपेरियल सेप्सिस। तो पोस्टपार्टम इन्फेक्शन ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट विद इन 6 वीक आफ्टर चाइल्ड बर्थ और अबॉर्शन। तो इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि प्यूपेरियल सेप्सिस क्या है और जो हमारा जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है। तो जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी तो हम कह सकते हैं ना, या आप सही हैं, लेकिन प्यूपेरियल सेप्सिस हम तब कहते हैं जब जो मदर है उसने बेबी को डिलीवर्ड किया है या फिर अबॉर्शन हुआ है। जब डिलीवरी होती है या अबॉर्शन होता है उसके बाद अगर जेनिटल एरिया में इन्फेक्शन होता है फीमेल को, तो उसको हम प्यूपेरियल सेप्सिस कहते हैं। और अगर कभी भी फीमेल को जेनिटल एरिया में इन्फेक्शन हो जाए तो उसको जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि सेप्सिस क्या होता है। सेप्सिस इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट अराइजेज व्हेन द बॉडी रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन काज इंजरी इट्स टिश्यू एंड ऑर्गन। नेक्स्ट विल सी अबाउट द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। तो यहाँ पे कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, जैसे कि पहला क्या है हमारा कि सर्वाइकल वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज। तो जो सर्वाइकल वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है वो डैमेज हो जाती है तब होता है, या फिर अगर कोई ब्लड क्लॉट प्रेजेंट है प्लेसेंटा साइड में यूट्रस में, उसकी वजह से भी प्यूपेरियल सेप्सिस हो सकता है। नेक्स्ट विल से अबाउट द रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर्स इसमें एंटीपार्टम के अलग हैं, इंट्रापार्टम के अलग हैं, पोस्टपार्टम के अलग हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंटीपार्टम, मतलब डिलीवरी हुई नहीं है उसके पहले कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं। तो पहला है कि माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया। अगर मदर माल न्यूरिस्ड होगी, एनीमिया होगा तब हो सकता है। प्रीटर्म लेबर हो सकता है। प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है तब हो सकता है। प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है तब हो सकता है प्रोलॉन्ग लेबर में। और अगर मदर डायबिटीज़ है तब हो सकता है, डायबिटिक्स मदर को भी हो सकता है प्यूपेरियल सेप्सिस। नेक्स्ट क्या है इंटरपार्टम रिस्क फैक्टर। तो इसमें हम देखते हैं कि डिलीवरी के टाइम क्यों हो सकता है प्यूपेरियल सेप्सिस। तो पहला है कि अगर हम रिपीटेड वेजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, पीबी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर मदर को डिहाइड्रेशन एंड कीटोएसिडोसिस है लेबर टाइम तब भी हो सकता है। ट्रॉमेटिक वेजाइनल डिलीवरी करवाया है तब भी हो सकता है। और
उसको एंटीपार्टम या पोस्टपार्टम हेमरेज वाली कंडीशन पहले से अगर हम देखे हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और रिटेन्ड बाइट ऑफ प्लेसेंटा टिश्यू और मेम्ब्रेन, अगर कोई प्लेसेंटा का कोई भी पार्ट अगर रिटेन्ड है वहाँ पे तो उसकी वजह से भी पिपेरल सेप्सिस हो सकता है। नाउ विल सी अबाउट दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल। तो ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पिपेरल सेप्सिस के लिए। तो इसमें क्या है कि इसमें एरोबिक होता है, एनारोबिक होता है और कुछ अदर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि एरोबिक होता है ना। तो एरोबिक में जैसे कि देख सकते हैं ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई एंड ग्रुप बी हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। तो एनारोबिक में क्या आएगा, एनारोबिक में आ जाएगा जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस और पेप्टोकोकस, बैक्टीरियोइडिस, फ्यू उसके अंदर में क्या है कि और भी जैसे क्लस्ट्रिडिया, ये सारे आ सकते हैं। और अदर में क्या है जैसे स्टेप्लोकोकस, पायोजिनस, येसोरस, इकोलाई और क्लैमिडिया, पेरोटियस एंड स्यूडोमोनास, ये सारे हमें अदर्स में देख सकते हैं। तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पिपेरल सेप्सिस के लिए। तो क्या एरोबिक, एनारोबिक एंड अदर, और इनके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। नाउ विल सी अबाउट द मोड ऑफ इन्फेक्शन। तो कौन कौन से मोड ऑफ इन्फेक्शन हैं पिपेरल सेप्सिस के। तो इसमें 3 मोड ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कैसे कैसे हो सकता है ना। तो पहला एंडोजीनस, एक्सोजीनस, ऑटोजीनस। तो इंडोजीनस क्या होता है, इंडोजीनस इसमें क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब कि वो वहीं पे प्रेजेंट होते हैं और जिसकी वजह से पिपेरल सेप्सिस हो जाती है। जैसे कि जो जहाँ पे जब जैसे वेजाइना में हो रहा है तो वहाँ पे क्या कि वहाँ पे ऑलरेडी कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिसकी वजह से उसको पिपेरल सेप्सिस हो रहा है। एक्सोजीनियस मतलब बाहर से कोई बैक्टीरिया आ रहा है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। और ऑटोजीनस में क्या आता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो खुद के अगेंस्ट वर्क करने लगती है, मतलब हमारी जो बॉडी की कुछ बैक्टीरिया होती हैं तो वो हार्मफुल तो नहीं होती है ना। नॉर्मली हमारी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उस टाइम क्या होता है कि वो हार्मफुल हो जाती हैं, मतलब कि हमारे ही अगेंस्ट वो काम करने लगती हैं। तो ऐसे कंडीशन में पिपेरल सेप्सिस होता है। नाउ विल सी अबाउट द प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो मोस्टली क्या है कि पिपेरियम होता है बेजाइना, पिपेरियम में होता है बेजाइना में, सर्विक्स में, यूट्रस में हम देख सकते हैं। और कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन में क्या है, एंडोमेट्राइटिस, मतलब जो इनर लेयर होती है यूट्रस की वहाँ होती है। एंडोमायोमेट्राइटिस जो मिडिल लेयर होती है वहाँ होती है। और लास्ट क्या होता है, एंडोपैरामेट्राइटिस, तो वो जो हमारा आउटर लेयर होती है वहाँ भी इन्फेक्शन हमें देखने को मिल सकते हैं। नाउ विल सी हाउ टू स्प्रेड द इन्फेक्शन। तो सबसे पहले क्या होता है, पेल्विक सेलुलाइटिस, सल्फेंजाइटिस, फिर पेल्विक सेप्टिक पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, सेप्टिसीमिया एंड सेप्टिक शॉक। तो ये क्या है, पेल्विक सेलुलाइटिस क्या है कि इसको हम पैरामेट्राइटिस के नाम से जानते हैं ना। तो इसमें ये जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होती है जो कि पेल्विक आर्गन को कवर करके रखती है, तो सबसे पहले वहाँ इन्फेक्शन होता है। और पेल्विक फ्लोर है जो वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, जो ब्रॉड लिगामेंट वगैरह हैं। और सल्फेंजाइटिस जो हमारा फेलेवियन ट्यूब है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। फिर कभी कभी रेयर कंडीशन में भी देखने को मिलता है कि जो हमारी वेन होती है वहाँ पे भी इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और जो इंटीमा लेयर है ब्लड वेसल्स की वो डैमेज होने लगती है, ये भी हो जाता है। और लास्ट में क्या आता है कि बहुत ही सीरियस कंडीशन हमें देखने को मिलता है कि सेप्टिसीमिया हो जाती है और जो मदर है वो सेप्टिक शॉक में चली जाती है। ओके, तो इसके आगे देखने के लिए हम पार्ट 2 में मिलते हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि क्या देखेंगे, अभी बात है ना कि हम देखेंगे क्लिनिकल साइन देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन देखेंगे, मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट देखेंगे, जो कि हम पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।